Hello my dear student, this video is only for class 12th। आप लोग का मैसेज आया कि सर कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी समझ में आ गई है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस कीजिए। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी समझ में आ गई है जो डिस्कस आप किए थे, तो मैं उसके कुछ और न्यूमेरिकल करवाता हूं। ठीक है ना। अब देखो, न्यूमेरिकल पे आने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कूलम्ब्स लॉ टोटल बताने वाला हूं, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, कूलम्ब साहब की जो एक्सपेरिमेंट थी, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक लॉ दिया कूलम्ब्स लॉ। उससे हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, दोनों हम लोग किससे फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ की एक्सपेरिमेंट जो थी उसकी छोटी सी एक बात करूंगा, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा। देखो, कूलम्ब साहब ने 2 पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्ज लिया। हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा ही किया था, 2 पॉइंट चार्ज लिए थे और दोनों पे सेम चार्ज लिए थे। अगर मान लो यहाँ पे Q है तो यहां भी Q है। ठीक है ना। और इसकी मास भी सेम लिए, यानी कि इसकी मास m है तो इसकी भी मास m है। हमने इस बॉडी का नाम 1 दे दिया और इस बॉडी का नाम 2 दे दिया। ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज और दोनों पे चार्ज सेम और मास भी सेम। अब उन्होंने क्या किया कि एक बॉडी को रेस्ट पे रखा और दूसरे को रिलीज किया। अब 2 पॉइंट चार्ज है तो इसके बीच में क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्ज को रिलीज करेंगे तो दोनों ऐसे भागेंगे। ठीक है ना, रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्यू है। ठीक है। और दोनों निगेटिव क्यू है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो उन्होंने क्या किया कि एक को रेस्ट पे रखा, इसको जब रेस्ट पे रखा और इसको छोड़ दिया, इसको रिलीज किया, तो इसको जब रिलीज किए तो वो क्या हुआ, ये पॉइंट चार्ज इस डायरेक्शन में दूर भागा, इस पे एक फोर्स लगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब ये दूर भागा तो इसके साथ क्या होगा, मोशन हो रहा है, तो इसकी उन्होंने स्केलेशन नोट कर लिया। इसकी क्या की उन्होंने स्केलेशन निकाल लिया और इसकी स्केलेशन मान लो कि जो आया उसे वो ए बोल दिया। ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको रेस्ट पे रखा और इसको रिलीज किए, इसको रेस्ट पे रखे और इसको रिलीज किए। तो जब इसको रिलीज किए तो ये इधर भागा, इसको तो एक्सटर्नल फोर्स से इसको रोक के रखे थे, तो ये दूर भागा। जब दूर भागा तो ये इस डायरेक्शन में भागा था, उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में, तो इसकी भी स्केलेशन उन्होंने नोट कर लिया। उन्होंने देखा कि जब स्केलेशन को मेजर किया गया तो दोनों की स्केलेशन सेम आई। कब, जब दोनों का मास सेम लिए थे तो दोनों पे चार्ज सेम थी। ठीक है। इस पे मान लो कि Q1 चार्ज है तो इस पे चार्ज Q2। दोनों की उन्होंने क्या था, फाइनली थ्योरी क्या है कि दोनों की मास सेम था, तो देखे कि स्केलेशन दोनों पे सेम आ रहा था। ठीक है। तो उन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला कि हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू स्केलेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू स्केलेशन। ठीक है ना, F इक्वल टू ma। तो इसकी मास इंटू स्केलेशन, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। तो इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, 1 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो F1 ड्यू टू 2। और इस फोर्स का क्या नाम देंगे, F2 ड्यू टू 1। 2 पे लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, F1 ड्यू टू 2 की मैग्नीट्यूड F2 ड्यू टू 1 के इक्वल होगा क्या, होगा ना। देखो ना, मास इंटू स्केलेशन, जितना मास इतना जितना था ये उतना ही ये भी था, जितना स्केलेशन इसका आया उतना ही स्केलेशन इसका आया, तो मास इंटू स्केलेशन और मास इंटू स्केलेशन, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे मोड लगाया, मोड लगाने का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक है ना। डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट, इसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया
और मैग्नीट्यूड फोर्स के सेम हो गया, और क्या है, दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। तो याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, एंड दो बॉडी पे लगना चाहिए। तो दो बॉडी है और इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया, F1 ड्यू टू 2 इक्वल टू F2 ड्यू टू 1। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक F1 ड्यू टू 2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, रिपल्सन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोल सकते हैं ना। देखो थर्ड लॉ को फॉलो करते एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। तो हम क्या थ्योरी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। तो न्यूटन साहब ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक थ्योरी दे दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। इतना ही थ्योरी उन्होंने पहले ही दिया था, ठीक है ना। तो अगर इतना ही थ्योरी के आधार पर अगर हम सोचें तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो यहां पे हमने एक चार्ज ले लिया जिसका नाम हम बोला Q1, और यहां पे हमने दूसरा चार्ज ले लिया जिसका नाम हम बोल दिए कि ये Q2 है, ठीक है ना, बोल सकते हैं। तो अब देखो कि इस Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, F2 ड्यू टू 1 है ना, तो 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो फोर्स लगा, देखो 2 के कारण 1 पे लगा तो F1 ड्यू टू 2, और 1 के कारण 2 पे लगा तो F2 ड्यू टू 1। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो देखो ना, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव वाई में, तो ये निगेटिव वाई में है, एक्शन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये गलत हो गया। पहले तो इतना ही बोला गया था, बाद में देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली ये गलत था, ठीक है ना। तो फिर थ्योरी में क्या थोड़ी सी सुधार कर दिया गया और बोला गया, कूलम्ब साहब ने ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट ऑलवेज एक्स द लाइन ज्वाइनिंग अप टू चार्ज। हमेशा ये दो चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। तो देखो जब मैंने यहाँ पे लिया था तो हमने लाइन ज्वाइनिंग पे लिया था, देखो ये फोर्स इसी लाइन पे लगा, इसी लाइन पे लगा, यानी कि हमेशा ये लाइन ज्वाइनिंग पे लग रहा है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये चार्ज ये Q2 अगर यहाँ पे होता तब ये सही होता, फिर यहाँ पे होता तो ये इस लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, वाई एक्सिस पे लगता, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हुआ था, बाद में ऐसे बातें किया गया तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो थ्योरी क्या बनी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर बट ऑलवेज एक्स द लाइन ज्वाइनिंग अप टू चार्ज, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। अब हमें पता भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर दोनों के बीच की सेपरेशन आर है। तो ये चीजें हम देख चुके थे, हमें क्या करना था, अभी न्यूमेरिकल करना था, और मैंने एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी इसको मैंने बता दी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसे मैं रफ कर दूं। देखो अब अपने पास एक न्यूमेरिकल ऐसा है, हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जिसका साइड ए, इसका भी साइड ए और इसका भी साइड ए ले लिया, हम अपने तरफ से ऐसा एक बना दिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकता है, बट आपको अप्रोच आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है ना। आपको न्यूमेरिकल करने का अप्रोच पता होगा तो थ्योरी में कैसे भी न्यूमेरिकल लिख कर दे आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके कर्नर पे Q चार्ज रख दिए और
यहाँ भी क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू चार्ज है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जो ए यहाँ पे दिए है ना साइड, ये साइड कुछ भी दे सकता है, 5 टू कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ में भी दे सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे चार्ज की कोई भी वैल्यू दे सकती है। बट हम एक थ्योरी जैसा इसको समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है और ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आप किसी एक एंड पे, मान लो इस एंड की बात कर ली है, इसकी बात कर ली है, इसकी बात कर ली, कॉर्नर पे अगर इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2 और इसका नाम दे दो 3, ठीक है। तो आपसे 1 2 3 किसी पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जा सकता है, किसके कारण, दोनों, मतलब अगर 1 पे हम पूछे तो किसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा और इसके कारण लगेगा, इस पे भी इसके कारण लगेगा और इसके कारण लगेगा और इस पे भी इसके कारण और इसके कारण लगेगा। तो हमसे किसी भी पूछा जा सकता है, सबको करने का अप्रोच एक ही होगा। एक न्यूमेरिकल अगर अच्छा से समझ लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस 3 के कारण, इस Q3 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा हमेशा ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग पे देखो, इसकी लाइन ज्वाइनिंग ही है ना, ये आगे आगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, किसके कारण, 3 के कारण। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, F1 ड्यू टू 3। इस Q2 के कारण भी इस पे फोर्स लगेगी, इसके लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगी। तो देखो इस पे कैसे फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, F1 ड्यू टू 2, 1 पे 2 के कारण। अगर यहां पे हमसे पूछा जाता तो कैसे होता, 1 के कारण इधर लगती और इसके कारण इधर लगती, ठीक है ना। वैसा ही अगर इस पे पूछा जाता तो इसके कारण लाइन ज्वाइनिंग इसकी इधर बनती और इसके कारण लाइन ज्वाइनिंग इसकी इधर बनती, ठीक है। और हमने क्या, देखो तीनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर निगेटिव लेते तो अट्रैक्शन होता, मान लो ये निगेटिव होता तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करता। अभी हमने पॉजिटिव का केस लिया है। अब देखो हमें F1 ड्यू टू 2 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, F1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, K, चलो इसकी अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात करो तो K Q इंटू क्यू कितना होगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 कितना होगा, A, तो ये हो गया A स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो ना F1 ड्यू टू 2 है तो F1 ड्यू टू 3 भी इतना ही तो होगा, ये भी Q है, Q है, Q है, A है, तो दोनों इतना इसकी इक्वल होगा। तो F1 ड्यू टू 3 यानी कि ये इक्वल होगा। तो इसको हम अगर छोटा सा, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए F मान लिए, हमें मतलब कि F1 ड्यू टू 2 और F1 ड्यू टू 3 ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, हमने इसको F मान लिया, ठीक है। अब देखो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर जैसे तो ऐड नहीं करेंगे। अब देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो आप याद करो कि जो दो वेक्टर किसी एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, उसके बिटवीन से पास करेगा। आपको 11th क्लास में बताया गया था, तो इसका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, इसके बिटवीन से पास करेगा, यानी कि नेट एफ नेट ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ नेट इजिकल टू रूट अंडर F1 ड्यू टू 2 का स्क्वायर प्लस F1 ड्यू टू 3 का स्क्वायर। तो हम अगर इसको F मान लिए, हम इस दोनों फोर्स को F मान लिए, तो यहाँ पे F लिख लेते हैं। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F कॉस। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये वाली एंगल, जब देखो साइड ए और ए, तो एंगल कितना यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। तो ए वाली एंगल भी कितना हो जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 60, ये तो आता होगा। बोलोगे कि एफ क्यों मान लिया हमने, एफ कुछ नहीं, आप F1 ड्यू टू 2 और F1 ड्यू टू 3 लिख लो और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लिख लो, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। हमने एफ इसलिए लिखे क्योंकि सिंपल हो गया, थोड़ा इसको सिंपल में लिखना था इसलिए कर लिया, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं,
तो देखो यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर, तो ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस cos 60, चलो यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं 2f स्क्वायर, ये भी हो गया, और इंटू cos 60 कितना होगा 1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया कितना 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा √3f स्क्वायर, तो √3f। अब f की वैल्यू इतना है तो इसको पुट कर दो, तो √3 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एफ नेट आपका इतना आ गया, एफ नेट आ गया √3 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, देखो देखो कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल में। ठीक है, तो अब हमें √3f, अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए अगर q की कुछ भी वैल्यू हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर √3 इंटू एफ कर सकते हैं क्या? अगर q की वैल्यू सेम आ रही है और साइड सेम है तो q की मान लो यहाँ पे 5 थी 10 थी चाहे जो भी थी, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट f की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे √3 इंटू एफ, हर केस में सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और डायरेक्शन आप बता सकते हो। और करवा रहे हैं हम और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड इसी टाइप के जो अभी करवाए थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जो आपको जेईई मेन और नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q4, क्वेश्चन क्या बन सकता है, इफ Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q4 प्लेस ऑन द ईच कर्नल ऑफ स्क्वायर साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q1। एक स्क्वायर है, इसका साइड कितना दिया हुआ है a, तो हमने इसका साइड ले लिया a, इसके ईच कर्नल, प्लेस ऑन द ईच कर्नल ऑफ स्क्वायर, ईच कर्नल पे जब मान लो कि Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है और Q4 यहाँ पे है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, Q1 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो निकालते हैं। सॉल्यूशन, Q1 यहां पे है Q4, तो Q4 के कारण Q1 पे लगेगा साइड ए, Q4 के कारण Q1 पे लगेगा, फोर्स हो जाएगा F1 ड्यू टू 4 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो Q इजकल टू Q1 प्लस Q2, यानी कि Q4 और Q1 और Q2 Q3 सभी आपस में इक्वल है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q4, तो Q1 और Q4 Q और Q है तो हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिख लें Q स्क्वायर डिवाइड बाई इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है a स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर, और हम इसको मान लेते हैं एफ। हमने इसको मान लिया कि ए वाली वैल्यू को ही हम एफ बोल रहे हैं, ठीक है। Q2 के कारण देखो, Q2 के कारण कितना हो जाएगा K, और Q1 इंटू Q2, और इक्वल किसके हैं Q, तो कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको एफ माने तो हम इसको भी एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब इस Q3 के कारण भी इस पे लगेगा, तो ये इसके अपने लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा ना, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, ये हो जाएगा F1 ड्यू टू किसके कारण है, थ्री के कारण है, तो ये थ्री, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू K Q इंटू क्यू, ये कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना होगा, यहाँ पे तो सेपरेशन ए था, यहाँ भी सेपरेशन ए था, और यहाँ भी सेपरेशन ए था, बट यहाँ पे देखो Q3 और Q1 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, एक स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू ए, अगर ए है यहाँ पे तो ये कितना होता है √2 इंटू ए, ए के जगह पर कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ए भी हो जाएगा √2 इंटू ए, तो यहाँ पे कितना लिखा है √2 इंटू ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा वैल्यू के क्यू स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा ना, 2a स्क्वायर। अब देखो f और f, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा f और f के बीच में, यानी कि f 1 ड्यू टू 4, और ये कौन सा है f 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इस दोनों का रिजल्टेड कहां पे जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेड कहां पे जाएगा, इसके बिटवीन से जाएगा ना, तो एंगल यहां पे कितना है 90 डिग्री है, तो इसका 45 पे जाएगा, यानी कि जिस लाइन एक्सिस पे ये वाला फोर्स लग रहा है F1 ड्यू टू 3 लग रहा होगा, उसी लाइन एक्सिस पे ये भी लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो F1 ड्यू टू 3 और ये दोनों एक ही लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, हमें क्या निकालना है, हमें टोटल फोर्स निकालना है किस पे, Q1 पे। तो Q1 पे जब हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 1 ड्यू टू 3 और F का जो रिजल्टेड होगा, दोनों एक ही लाइन एक्सिस पे, तो दोनों को हम सिंपल ऐड कर लेंगे। तो देखो एफ नेट जो होगा वो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा F1 ड्यू टू 3 प्लस F इंटू एफ, तो एफ का रिजल्टेड कितना हो जाएगा √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, 2f cos, तो cos थीटा कितना है यहाँ पे 90 हो जाएगा, देखो ना f और f के बीच में 90, तो हमें पता है कि cos 90 कितना होता है, तो a वैल्यू कितना हो गई 0, तो ये कितना हो जाएगा F1 ड्यू टू 3 प्लस √f और f, ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई है, तो f प्लस f कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, तो अब वैल्यू पुट कर दो, चलो एक लाइन और लिखते हैं, तो F1 ड्यू टू 3 प्लस f बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2f इक्वल टू f का 1 ड्यू टू 3 प्लस √2f। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो F1 ड्यू टू 3 कितना आया है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस √2, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है।
अब हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये कब होगा? जब हमारे पास कोई स्क्वायर दिया हो और स्क्वायर पे चार्ज सेम हो। अगर यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, Q3, Q4, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम नहीं देता, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन बनाया था कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू, हमने Q मान लिया, बट ये वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो क्या करते? तब भी सिंपल करते, हमारे पास जो भी वैल्यू होगा ऐसे हम पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। हमने यहाँ पे देखो कि हमने क्यू स्क्वायर क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे Q4 इंटू Q1 आएगा और Q1 और Q4 का वैल्यू सेम है, तो हमने क्यू स्क्वायर लिखा था। अब अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो जो वैल्यू आएगा हम उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसके कारण जो वैल्यू यहाँ पे उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, और इसके कारण जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको नोट कर लेंगे। और हमें पता है कि इस दोनों के, ये दोनों इस टाइप का अगर बन रहा है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इस एफ का और इस एफ का रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से पास करेगा? इसके बिटवीन से पास करेगा। तो इसके बिटवीन से पास करेगा तो ये F1 ड्यू टू 3 जो था उससे के लाइन ज्वाइनिंग पे होते दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ और आई होती, इसकी वैल्यू कुछ और आई होती, तो उसका रिजल्टेंट अपने निकालते। हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट निकालने का? तो यही याद करो, कौन सी वेक्टर वाली, R इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस Q के स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा। यही तो है। तो यहीं पे हम P और Q तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती थी, तो यहाँ पे हमने एक F माना था, एक F माना था, ठीक है ना, दोनों F था, तो हमने दोनों को F स्क्वायर 2F FF cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई थी, यहाँ पे 2F आ गया, वैल्यू इजीली पुट करके कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। अब देखो, अगर क्वेश्चन में और चेंजिंग है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, देखो क्या होगा, क्वेश्चन में चेंजिंग करके क्या देगा, ऐसे मान लो एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है ना, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, ठीक है ना, रेक्टेंगल भी दे दो तो कर लोगे। क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन करना, इजी वे में होगा। देखो जेईई मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा जाता है और आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो हो सकता है कि इस कॉर्नर पे मान लो यहाँ पे Q1 दे दे, यहाँ पे Q2 दे दे, मान लो यहाँ पे Q3 दे दे, निगेटिव दे दे, यहाँ पे कुछ भी दे दे, Q4 दे दे, और सेंटर पे भी कोई चार्ज रख दे, मान लो अगर ये पॉजिटिव है, कुछ देर इसको पॉजिटिव मान लो, और यहाँ पे Q चार्ज है, तो इस सेंटर पे कितना चार्ज लगेगा? तो देखो इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। तो इस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, मान लो सेंटर पे Q चार्ज रखा, तो उसका टोटल फोर्स हमें रिजल्टेंट फोर्स इस पे फाइंड करने के लिए दे सकता है, कर सकते हैं हम, इजी वे में कर सकते हैं। इसके कारण इस पे देखो, इसके लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, इसके कारण जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करना, आप लोग इजी वे में समझ में आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे निगेटिव दे दे, तो क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास Q1 निगेटिव दे दे, Q3 है, Q3 निगेटिव दे दे, और मान के चलो कि ये Q2 भी निगेटिव दे दे, तो देखो निगेटिव देने से क्या हो जाएगा, इसके तरफ रिपल्सन, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर लाइन जो इसी लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगेगा और इसके ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एक तो ये फोर्स हो जाएगी, एक ये फोर्स हो जाएगी, किसका, इसका, और इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस दोनों फोर्स का हम क्या करेंगे, फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे जो इसके बिटवीन से पास करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है कर सकते हो, और फिर कोई भी डाउट आए तो फिर मैसेज करना, मैं वीडियो बना के फिर से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।